प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता के दावों को लेकर दो टूक कहा कि इस ऑपरेशन से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के दौरान इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही सीज फायर किया गया था। भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। इस बातचीत को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या है विपक्ष के सवाल और क्या है बीजेपी का पलटवार, इस पर थोड़ी बातचीत 5 की पड़ताल में भी होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप की मध्यस्थता के दावों को लेकर दो टूक कहा कि इस ऑपरेशन से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के दौरान इस बात को भी दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही सीज फायर किया गया था। मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस बातचीत को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। वहीं विपक्ष की ओर से पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत को लेकर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। ये नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। भारत का स्टैंड स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रहते तो भारत में हैं लेकिन पैरवी पाकिस्तान की करते हैं, उनके लिए ये भी स्पष्ट संदेश है। पूरे विश्व को भारत की चमक व धमक इस संदेश में दिख रही है। देखिए, आज जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज की फैक्ट्री है। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। राष्ट्रपति ट्रंप को पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में उनका कोई रोल नहीं है। साथ ही इसके पहले भी केंद्र सरकार राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के दावे को कई बार खारिज कर चुका है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
बहस आप देख रहे हैं, मूल मुद्दे आपको रिपोर्ट में भी समझ में आ गए हैं, यहाँ भी बहस होगी, लेकिन शुरुआती ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ। बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अमृतांशु राय हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, आलोक वत्स जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजेश कोटियन साहब हैं, इसी तरह वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो ये पैनल जो है आपको इन बिंदुओं पर कुछ विचारने का अवसर देगा। तो सबसे पहले मैं आलोक जी आपसे जानना चाहूँगा, पहले भी हमारी आपकी बात होती रही इन विषयों पर, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आ रहा है कि जो अमेरिका की तरफ से बात कही गई या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई है और जो विक्रम मिश्री जी बात कह रहे हैं, उसमें बड़ा फर्क है। जैसा जयराम रमेश जी को आप सुन रहे थे, इस फर्क को आप कैसे देखते हैं? हो सकता है उनकी अपनी आंतरिक और उनकी अपनी मजबूरियां हों, जो वो कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, कुछ कहते हैं तो वो अपने हितों को देखते हुए कहते होंगे, लेकिन यहां पर इस बात का किस तरह से जवाब दिया जाए? देखिए प्रवीण तिवारी जी, आज के डेट में अगर विश्व में किसी नेता ने अपनी लोकप्रियता में कमी लाई है या अपनी विश्वसनीयता में कमी लाई है, तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। चूंकि अपने ही देश में जो उन्होंने बहुत सी बातें की और करवाई, उस सब पे उनको बैक ट्रैक करना पड़ा। और लगातार वो जिस तरीके का बयान देते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ और बोल देते हैं, इससे उनकी विश्वसनीयता में बहुत कमी आई है। और अमेरिका के अंदर ही आज उनकी लोकप्रियता में बहुत घटोतरी हो गई है। उन्होंने ही कहा था पहले कि मैंने ही दोनों के बीच में मध्यस्थता करा के युद्ध को रोक दिया, और वही है जिन्होंने फिर कहा था कि आई हैड नो रोल इन इंडिया एंड पाकिस्तान सीज फायर। तो उनकी किस बात पर तवज्जो दी जाए? अगर मोदी जी ने पहले दिन से कहा, राइट फ्रॉम डे वन, कि अगर हमारे बीच कोई बात हुई तो वो बात होगी सिर्फ दो मुद्दों पर, पीओके, आतंकवाद के। तीसरा कोई भी चीज उसमें इंक्लूड नहीं होगा एज ऑफ नाउ, अभी के लिए। और इसी बात को अभी तक हम कहते आ रहे हैं, और इसी बात को उन्होंने फोन पे भी उनसे कहा है। तो अपने लोगों पर विश्वास नहीं करके आप किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं, जो कांग्रेस के जयराम जी कह रहे थे। नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये मैं एक्चुअली राजेश जी के पास इसी बात के साथ जाना चाह रहा था। राजेश जी, हमारे देश में चलिए आंतरिक राजनीति में बहुत सारे मुद्दे हैं। बिहार का चुनाव है, हम जानते हैं, आक्षेप चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन राजेश जी, एक बड़ी बात यह है कि हमें क्यों इतनी खुशी होती है कि हमारी कोई बेइज्जती हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो हम उसको यहाँ एंजॉय करें या उसको खूब प्रमोट करें, या कम से कम नहीं भी हो रही है, हमारी सरकार कह रही है कि नहीं हम बड़ी मजबूती से कदम रख रहे हैं, तो उसको विपक्ष ऐसे क्यों रखे कि नहीं भाई तुम्हारी बड़ी घोर बेइज्जती हो रही है? ये तो एक मतलब डीमोटिवेट करने वाली बात है जनता को। हमने कभी डिमोटिवेट नहीं किया है। बात सिंपल है, जब से पहलगाम हुआ और जब तक सीज फायर का ये हुआ, ऑपोजिशन की हम ही नहीं, कांग्रेस के सही सभी लोगों ने एक ही बोला कि हमको करारा जवाब देना चाहिए। हमने कहीं भी कोई भी चीज का ये नहीं किया। अब भारत की अखंडता पे, भारत की सॉवरेनिटी पे अगर कोई उसमें मुताता है, और ये तीसरा आदमी कोई नहीं है, मोदी का दोस्त और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, अगर वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 14 बार ये बोले कि मैंने ट्रेड का डर दिखा करके मैंने किया, और हमारा प्राइम मिनिस्टर 37 डेज तक कुछ ना बोले, तो चांस किसने दिया बोलने के लिए? हम तो 37 डेज से मांग रहे हैं, मैं 10 से लेके आज तक, कि ऑल पार्टी मीटिंग कराओ। हमारे प्राइम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करते हुए एक सबमिशन, एक राजेश जी एक बात ऐड करना चाहता हूं ताकि इसी विषय से नहीं, राजेश जी आप ही कंटिन्यू करें। मैं आपसे एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि क्या चाहती है कांग्रेस, कि जयराम रमेश जी को या राहुल गांधी जी को किसी को साथ में बैठाकर फिर डोनाल्ड ट्रंप से बात की जाए? हो सकता है इसके बाद भी कई सारी बातचीतें हुई, आज भी उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। विक्रम मिश्री जिस तरीके से आए, ऐसे पहले भी आके ये बातें कह चुके हैं, तो एक तरीका है सरकार ने बनाया। आप मतलब क्या अपेक्षा रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बात पर हम तब भरोसा करेंगे जब ऐसा होगा कि हमारे सामने बातें हो जाए? हमारी अपेक्षा तो एकदम सिंपल रही है। अभी कोई बहरा हो तो नहीं सुनेगा गवर्नमेंट में,
हमारी अपेक्षा दो ही रही है, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाओ। अब प्रॉब्लम गवर्नमेंट के ये है कि गवर्नमेंट को ये डर रहेगा कि 22 लोग पहलगाम में मरे कैसे, सिक्योरिटी रिस्क है, इसके लिए वो डिस्कशन ही नहीं चाहती। ना ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एक बार हुई, दूसरी बार से तो सीज फायर के बाद हुई ही नहीं, क्योंकि हमारा मोदी जी का दोस्त चिल्ला रहा है वहां से, मैंने किया। ये ऐसा कैसा देश है? जब इंदिरा गांधी थी, एक मूल, अगर तुमने जो इंडिया में टेररिज्म करते हैं उनको गले से पकड़ा हुआ है, हम क्यों छोड़े यार उनको कि तुम जियो और 10 साल, फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट मैं बोले इस या पर थोड़ा कोई भी और आपसे बोले। बात करूंगा, अमृतांशु जी को भी चर्चा में शामिल करता हूं, लेकिन मेरे जहन में तो एक ही बात आती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। ये बात कहते ही एक तरह से थरथरा जाता है पाकिस्तान। यानी ऑपरेशन सिंदूर का ये इंपैक्ट तो गया है उसके ऊपर, उसको एक घबराहट पैदा होती है। आतंकी कार्यवाही अगर वहां से किसी ने कर दी, आतंकी ने या आतंकियों के आका ने, तो पाकिस्तान को कितना भारी पड़ेगा, ये डर तो गया है। त्रिपाठी जी, आपको आज को पता है क्या हुआ है? आज अभी 5 घंटे के बाद तुम्हारे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल न्यूली क्राउन्ड आसिफ मुनीर जाएगा और ट्रम्प के साथ 1 बजे रात को, उसका इंडिया का टाइम 1 बजे, उधर का 1 बजे, आज से 5 घंटे के बाद डिनर लंच करेगा। राजेश जी, हम सब जानते हैं, खूब बातें इस पर करते हैं, और जितनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमने पढ़ी समझी है, हम जानते हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अमेरिका कितने दाने डाल रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ऐसे अमेरिका के ऊपर आप लोग इतना ज्यादा क्यों ध्यान दे रहे हैं। हम जब वो कह चुके, आलोक जी ने तो कहा ही है कि आपको क्या मतलब इतना ज्यादा प्रेम ट्रंप के लिए उमड़ा है कि वो क्या कहते हैं, उनकी विश्वसनीयता क्या है, पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं। हमने त्रिपाठी जी, ये हमने एलिगेशन किया है क्या? ये तो ट्रम्प बार बार बोले जा रहा है, और ट्रम्प कोई रास्ते पे चलने वाला आदमी है क्या? इंडिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंट्री का ठीक है राजेश जी, एक और व्यू पॉइंट मिलेगा। अमृतांशु जी, आप दोनों को सुन रहे थे, तो दोनों को सुनने के बाद में एक मैं, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो एक देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जो मुद्दे आए हैं उस पर अमृतांशु जी की क्या राय रहती है। अमृतांशु जी, दो पहलू हैं, एक तो ऑल पार्टी मीटिंग या संसद का एक सत्र बुलाया जाए जिसमें इस पर बातचीत की जाए। राजेश जी, एक मिनट सुनिए ना, एक एक करके सबको सुनते हैं। तो अमृतांशु जी, एक तो ये मांग उठ गई, दूसरा ये कि क्यों फर्क आता है ट्रंप पर, ट्रंप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। दूसरा, हम लगातार मैसेजिंग दे रहे हैं, दुनिया के बड़े फोरम्स पर हमारी मजबूती देखने को मिल रही है। ये दोनों पक्ष बताए मैंने आपको जो अभी सामने आए हैं, इनका आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, ये ऑल पार्टी मीटिंग और ये सब और ये जो प्रस्ताव आ रहे हैं तमाम पार्टियों से, वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु समझ लेना दोनों पार्टियों के लिए आवश्यक है, चाहे कांग्रेस सरकार में हो या बीजेपी सरकार में हो। ये बात उन लोगों को सबको समझ लेना जरूरी है कि अमेरिका बहुत ही ताकतवर देश है और सक्षम देश है, और आने वाले 10-20 साल तक सक्षम रहने वाला है, और भारत को उसकी जरूरत है, क्योंकि भारत 2045 तक विकसित होना चाहता है, और उसके लिए सबसे बढ़िया मौका अभी है। क्यों? क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में बन नहीं रही, और जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, सप्लाई चेन की डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भारत पूर्ति कर सकता है। अब इतनी सी बात को ध्यान में रख करके अगर भारत अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके आगे बढ़े, तो ये ऑल पार्टी मीटिंग और ट्रंप ने जो है सो श्रेय ले लिया सिंदूर का और सीज फायर का, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये डेली का तलवारबाजी है जो कि आप और हम लड़ते रह जाएंगे प्रवीण, इसका कुछ आगे पीछे निकलना नहीं है। लेकिन वास्तविक ये है कि भारत हैज टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ यूएस, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। बस जी,
आलोक जी, एक बात तो है कि विपक्ष ने जब ये बात को उठाया उसके बाद में इस पर बार बार, जैसे विक्रम मिश्री जी आते हैं, वो जब भी अपनी बात को रखते हैं तो जो विपक्ष के आरोप हैं उनको आप लोग तो सीरियसली ले रहे हैं। हम चाहे यहाँ जो भी डिस्कशन करें, आप बेशक खारिज कर दें कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, बट आप लोगों को उसको एड्रेस करना पड़ रहा है। यानी आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये बात, ये इंप्रेशन तो गया है कि अमेरिका का दबाव है। और अमृतांशु जी एक अलग पक्ष बता रहे हैं, उसका दबाव क्यों नहीं होगा, उसका तो पूरी दुनिया पे दबाव रहता है, तो भारत पर भी दबाव है, लेकिन हम पर कोई दबाव नहीं है, ये बताना बीजेपी की एक मजबूरी भी दिखाई देती है। देखिए, अभी जो विश्व में हो रहा है प्रवीण जी, उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और सही है, ये रोल तभी प्ले कर रहा है जब वो सबसे ताकतवर है। अगर आज वो ताकतवर नहीं होता तो शायद उसकी ये अहमियत नहीं होती। और जिस तरीके से वो अपने राष्ट्र के हित में और अपने सामरिक औजारों को बेचने की कवायद में वो किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है, तो इस तरीके की बातें करना उनके लिए लाजमी हो जा रही है। और अभी जो लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें भी पाकिस्तान को उकसाकर वो चाह रहे हैं कि वो ईरान का सपोर्ट जी करने की कवायद अगर कर रहा है तो उसको भी रोकना है। जी तो अभी की स्थिति में जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, और अगर कोई आदमी 14 बार झूठ बोले तो क्या वो 15 सच में परिवर्तित हो जाएगा? अमेरिका जैसे देश, अभी कहा हमारे कांग्रेस के साथी ने, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति ने ये बात 14 बार बोली। ये वही अमेरिका देश था जहां के राष्ट्रपति एक महिला के साथ संलग्न पाए गए थे गलत चीजों में। ये कहां लिखा हुआ है कि अगर आप प्रेसिडेंट हो गए तो आप चरित्रवान हो गए? ये कहां लिखा हुआ है कि अगर आप प्रेसिडेंट हो गए तो आप सबसे बड़े हरिश्चंद्र के परिवार के नुमाइंदे हो गए? लगातार मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, राजेश भाई से, जो उन्होंने कहा शुरू में और जो फिर उन्होंने बाद में स्वयं कहा, उस दोनों की तुलना क्यों नहीं करते हैं? क्या आई हैड नो रोल इन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर कॉन्फ्लिक्ट? ये हमने तो नहीं बोला था, इसी ट्रंप ने बोला था। वो किस दबाव में बोल दिया था उन्होंने? तो ऐसी बातें ना करें कि कोई 14 बार अगर कोई बात बोल दे तो सच ही बोल रहा है। जितना झूठ होता है उतना ज्यादा उसको बोलना पड़ता है। ठीक है, ये आपने एक सवाल उठाया, अच्छा मेरा काम आपने आसान कर दिया। राजेश जी जवाब दीजिए इस पे। राजेश जी, ट्रम्प ने कब बोला इंडिया इज नॉट रोल? वैंस जो उनका उपाध्यक्ष था उसने बोला कि जब से ट्रम्प जी ने जब पहला बार बोला, उससे पहला वैंस जी ने बोला कि वो आप लोग उनकी लड़ाई हम क्या करें। ट्रम्प ने जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से एक ही स्टेप बोला है कि मैंने करवाया, मैंने ट्रेड, और हम बार बार यही बोलते रहे कि हमारा ऑफिशियल स्टैंड क्या है। आज हमने इतना प्रेशर बना लिया कि फाइनली प्राइम मिनिस्टर को कम से कम फॉरेन सेक्रेटरी के थ्रू एक वीडियो मैसेज देना पड़ा। अब हमने आज सिर्फ यही बोला है कि आप यही बात आपके मुंह से एक ऑल पार्टी मीटिंग या पार्लियामेंट सेशन, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? तो तुम इंडिया तो जैसा इन्होंने देश के विदेश सचिव को क्यों मतलब तवज्जो नहीं देना चाहते हैं? आपकी ये जिद क्यों है कि देश का विदेश सचिव ना बोल के प्रधानमंत्री बोले? इससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये इससे क्या एजेंसियां हैं? क्योंकि हम चाहते हैं ऑथेंटिक प्रधानमंत्री, मतलब देश का विदेश सचिव ऑथेंटिक क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ। देश के विदेश सचिव जो ऑपरेशन सिंदूर का हर अपडेट दे रहे हैं उसको ऑथेंटिक क्यों नहीं मान रहे हैं? लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं और इंडिया से महान कुछ नहीं है। जो वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठता है, फिर वो मोदी हो या और कोई हो, इसके ये होनी चाहिए। और अगर अमेरिका का एक बात सिर्फ राजेश जी बताइए, क्या आप अधिकारियों की ऑथेंटिसिटी को कम मानते हैं? जूते के तोप पे नहीं, राजनेताओं के आगे आप अधिकारियों की ऑथेंटिसिटी को कम मानते हैं जो देश चला रहे हैं? आप क्या राजनेताओं के मुकाबले अधिकारियों की ऑथेंटिसिटी को कम मानते हैं? अगर कोई छोटी मोटी बात होती, ये कोई छोटी मोटी बात होती
तो हम फॉरेन सेक्रेटरी की बात मान लेते। हम तो बार बार 37 डेज से बोल रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, पार्लियामेंट सेशन बताओ, किस इसमें आपने सीज फायर, ये हमारा हक बनता है कि नहीं? एक इंडिया का, देश का आम आदमी का, ऑपोजिशन छोड़ो, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये पॉइंट वैसे का वैसा ही फंसा रहेगा कि देश का विदेश सचिव कोई अलग नहीं कि प्रधानमंत्री की भाषा से अलग बात बोलेगा। उसका आया नहीं। आपको प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट्स भी मिले हैं और आपको प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं की जानकारी उनसे मिलती है, लेकिन ऑफिशियल कुछ बातें होती है जिनको अधिकारी रखते हैं। खैर, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जाता हूं अमृतांशु जी के पास एक एक करके। पहले आलोक जी। मैं राजेश जी की कठिनाई को समझ सकता हूं कि परिवारवाद में जो परिवार का मुखिया होता है वही बोलता है। हमारे यहाँ कोई परिवार नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, ये पूरी एजेंसियां कैबिनेट क्यों है? जयशंकर क्यों हैं? विदेश सचिव क्यों हैं? ये एजेंसियां इसलिए हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य में हाथ बटाएं। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट देम? जो वो कह रहे हैं उसको सच्चा क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इनके यहाँ की परंपरा है, जो प्राइम मिनिस्टर बोला वही सब कुछ सही है और सब लोग बेकार हैं। आपने अगर हमारे आज जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट सुना है, हमने वेलकम किया है, हम उन्होंने बोला भी, अगर आप सुन लेना 5 मिनट का उनका जो बयान इंटरव्यू है ANI को, उन्होंने बोला इट इज गुड, वी एग्री, बट हमारा यही कहना है कि मोदी जी आगे बोल रहे हैं, अगर हम मोदी जी को वो इज्जत दे रहे हैं तो आपको उसमें क्या कठिनाई है? ये बहुत बड़ी बात है हमको, जो हम 37 डेज से बोल रहे हैं कि आप मोदी जी को तो इज्जत दे रहे हैं, लेकिन विक्रम मिश्री साहब का क्या, जो देश के विदेश सचिव है, आप उनके स्टेटमेंट को नहीं मान के उनकी बेइज्जती भी तो करते हैं। ये बात उठा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ, होना चाहिए, और जब वो आएंगे तो होगा भी। ठीक है आलोक जी, एक मिनट अमृतांशु जी, ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। चर्चा करते करते ये मुद्दा आया है और कांग्रेस के सामने भी अभी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं आया कि आप एक तरीके से, चलिए आप चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी खुद बोले, आप संसद को बुलाएं, हो सकता है आने वाले दिनों में हो भी इसके बारे में, क्योंकि मैंने पहले बात की थी तो कई नेताओं का कहना था बड़ी जल्दबाजी हो रही है, एकदम हो जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्रावधान हो कि ऐसा कोई सेशन बैठ जाए जहां पर ऑल पार्टी मीटिंग्स हो या संसद का कोई विशेष सत्र हो जहां पर इस पर चर्चा हो जिसकी मांग उठाई। खैर वो आगे की बात है, बट ये वाला एंगल कि विक्रम मिश्री जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की बात है, इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत? ये जितने लोग हैं राजनीति में और जो ये प्रवक्ता लोग होते हैं, ये सारे लोग इन सारी मुहिमियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, सारे नीतियों को समझते हैं, सब फायदा नुकसान जानते हैं। मजबूरी वहां आती है जब एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल लीडर जो स्टेट्समैनली हो जाता है और इतना बड़ा उसका आकार हो जाता है कि वो ऑपोजिशन के लिए हल्का सा भी मनोवरिंग का स्पेस छोड़ता ही नहीं है। अब ऑपोजिशन अपना काम करे तो कैसे करे? ऑपोजिशन को भी तो अपना काम करना है ना, और भारत के लिए वो जरूरी है, और पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि ऑपोजिशन अपना काम करे। अब जब पॉलिटिकल स्पेस, पॉलिटिकल लीडरशिप छोड़ेगी नहीं और हर एक जगह पे डेवलपमेंट, ग्रोथ और हर एक गैप को ही प्लग कर लेगी, तो ऑपोजिशन क्या करेगी? वो यही करेगी ना। तो मजबूरी सारे लोग समझते हैं इसका, बीजेपी भी समझती है, कांग्रेस भी समझती है, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने अभी कोई स्कोप नहीं छोड़ा। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा है कि वो किसी और चीज पे विरोध करे, तो जो मिलता है उस पर विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल स्पेस छोड़ा ही नहीं है ना। गरीबी हटाओ पे हर एक चीज प्लग हो जा रहा है, ग्रोथ पे प्लग हो जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे प्लग हो जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आप जो बात कह रहे हैं ना, ये मेरे मन में आती है कई बार, लेकिन राजेश जी क्या बोलते हैं वो सुनना दिलचस्प होगा। राजेश जी, ये बात सही है कि विपक्ष को बहुत स्ट्रगल, प्रधानमंत्री 2014 नहीं बल्कि 2014 के पहले से ही वो स्ट्रगल शुरू हो गया था, यूपीए 2 के आखिरी दिनों से ही शुरू हो गया था, और वो स्ट्रगल धीरे धीरे बढ़ा ही है, उसमें परेशान। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक थोड़ा सा लगा था कि एक वापसी। आपको क्यों लगता है, अगर आप भी इंडिया के हो प्रवीण तिवारी जी, अब 2014 से पहले क्या बात हो रही थी? 400 पार, 400 पार, 400 पार।
हमको बोल रहे थे 50 से 25 पे आएंगे, हम आए कहाँ, इंडिया अलायंस 250, वो कहाँ आए 350। एक मीडिया में एक ये बनता है कि अरे यार जीत रहे हैं, अगर इतना ही जीतते होते तो बिहार नहीं भागते। मैं आपकी बात में सबमिशन, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं यही कह रहा था। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं यही बात मैं कह रहा था। राजेश जी मेरी बात नहीं पूरी हो पाई थी, मैं कह रहा था भारत, सुनिए तो सही राजेश जी, मैं यही बात कह रहा था जो आप कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ट्रैक्शन बना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी एक नए राहुल गांधी के तौर पर सामने आए, लेकिन उस ट्रैक्शन को बरकरार क्यों नहीं रख पाए? क्या वो स्कोप जो अमृतांशु जी अभी कह रहे थे वो दोबारा खत्म हो गया आपके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि उनका वापस आने का ये था, तो मैं रिप्लाई कर रहा था और फिर ब्रेक आ गई। तो मैंने आपको बोला, एक तो ईवीएम, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो करो ना ईवीएम पे। एक मुंबई में सीनेट इलेक्शन था, सबके सब हार गए। तो मैं एक बोल रहा हूँ, एक प्लायबल, एक तो ईवीएम, एक सीसी, मैं कोई आपको उसका ये नहीं दे रहा हूँ, एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूँ। ये जग जाहिर है कि जो पैसा वो खर्चा कर रहे वो ऑपोजिशन पार्टी के सामने कुछ नहीं। यू हैव ए प्लायबल मीडिया, कुछ मीडिया होती है दे स्टैंड अप, जिनको ये देशद्रोही, इनके खिलाफ कोई भी बोल दे देशद्रोही। आरएसएस के साथ वो स्पाइस थे, फ्रीडम स्ट्रगल में भूल जाते हैं। अच्छा देखिए, उनके खिलाफ कोई बोले ये आप जो जितने मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, ईडी का हो, एजेंसियों का हो, एक और राजेश जी एक छोटा सा सबमिशन, इसी लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि संविधान बदल देंगे, संविधान तो बदला नहीं। तो अब लोगों को भी लगता है कि आपका वो इम्पैक्ट तो चल जाता है, उस समय पर तो चल जाता है, लेकिन लोगों को लगता है यार ये कहीं झांसा तो नहीं दे दिया हमको। नहीं, एक बार मैं मानता हूं बीजेपी की, वो है प्रवक्ता, उनको दे देता हूं क्रेडिट, वो एनालाइज जल्दी करते हैं कि कहां पे सीट गई और उसको कैसा कवर करना है, वो चीज है। शायद हम उसमें जरा सा स्लो है, ये नहीं है। आउट ऑफ 75 ईयर्स 67 ईयर्स आज भी हमने रूल किया है, ठीक है। अब होता ये है कि एक साल में सबकी एनालिसिस ये थी कि महाराष्ट्र हम जीतेंगे, हरियाणा हम जीतेंगे, शायद नायडू और ये नीतीश कुमार जी उनको छोड़ देंगे। इस बात का उनको डर था, एंड दे वेंट ऑल आउट। दिल्ली, हरियाणा, आम दाम झम बेड सब, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं और किसी भी कीमत पे हमको ऐसा नहीं था कि हम महाराष्ट्र हारेंगे। कुछ हमारा और मेरी आपसे खूब बात हुई है उस दौरान, महाराष्ट्र इलेक्शन पर हम बात करते रहे। बस मुझे इतना बता दीजिए इसमें, इतना बता दीजिए कि बीजेपी को क्या दिक्कत है कि ईवीएम जब हाथ में है तो अपने दम पर हम आंध्र प्रदेश में भी बना लेते हैं, अपने दम पर हम कर्नाटक क्यों जाने दें, हिमाचल क्यों जाने दें, झारखंड क्यों जाने, और जम्मू कश्मीर तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पूरी जान लगा दी, वो क्यों जाने दें? आपको महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहिए था। मैंने देखी, का एक ही क्वेश्चन था, झारखंड कैसे जीते। वो जब हुआ जम्मू कश्मीर वाला, जीत होती नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन आप ये यहीं पर तो दो पक्ष आ जाते हैं ना राजेश जी, यहीं दो पक्ष आ जाते हैं कि वो तो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, हार को छोड़ देते हैं, मानता हूं। बैलेट से जीत के बताओ ना, बैलेट के बाद फिर हमारी बोलती तो ठीक है। मैं अमृतांशु जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, आप सियासतदान सारी सियासत को खूब अच्छे से समझते हैं, लेकिन नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद मानता हूं एज अ जर्नलिस्ट कि ये नैरेटिव इतना इंपॉर्टेंट होता है, जो जिसको जचा देता है ना जनता के बीच में, उसका असर भी होता है। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ गए। संजीव जी आपका भी स्वागत है। आलोक जी, फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि नया नैरेटिव ये है कि आप इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप बने हुए हैं, वरना कांग्रेस की तो बड़ी लोकप्रिय। ये एक नैरेटिव है और ये जिस दिन जच गया उस दिन हो सकता है जच भी जाए। हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि जिसका नैरेटिव सेट हो जाता है उसका पौ 12 हो जाता है। लेकिन आज के दिनों में हम अपने काम के बदौलत अपनी नैरेटिव सेट करते हैं। सही कहा वरिष्ठ पत्रकार जी ने कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हेल्थ केयर का मामला हो, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वो भारत में निर्यात का उठाने का मामला हो, उस सब, या फिर कोई स्कैम का मामला हो, आज तक इन्होंने हमारे किसी भी मंत्री को ना तो राज्य में और ना ही सेंटर में किसी स्कैम में किसी कोर्ट में घसीटा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों के बीच में, ये लोग स्कैम फ्री वाले लोग हैं।
और जितनी भी जन सेवाएं, वॉशिंग पाउडर निर्मा, आपकी सरकार तो वॉशिंग पाउडर निर्मा है, जो करे इधर आ जाए, आप धुल जाए और साफ हो जाए। आप आइए, ऐसा आपका बोले भी स्वागत है, आपकी भी गंदगी धो देंगे। वो कह रहे हैं आपका भी स्वागत है, आप भी आ जाइए। जब करेंगे तो आ जाएंगे इसको, लेकिन मैं तो ये प्रोटेक्शन के लिए उधर ही जाना पड़ेगा को और क्या। जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका 100% लाभ मिल रहा है, अक्रॉस द कंट्री मिल रहा है, और बगैर किसी भेदभाव के मिल रहा है, कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं। इंदिरा गांधी कहती थी इस देश में समता मूलक समाज बनाना है, जातिवाद को मिटाना है, और उसके उलट उनके पोते कह रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना करानी है। ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई ये कहां से आपके थ्योरी में चेंज आ गई। देश भी जानना चाहता है। इंदिरा गांधी ने एक बार चुनाव जीता। सर एक बात तो साफ है, हम क्या चाहते हैं और क्या जचाना चाहते हैं, इसका फर्क सिर्फ इससे है कि हम सत्ता में जब आएंगे तब हम चाहेंगे तो बात है, विपक्ष में रहकर तो हम कुछ भी चाह सकते हैं, और वो तो चाह ही सकते हैं जिससे जनता के ऊपर एक इंप्रेशन पड़े, या वो जिस नैरेटिव की हम बात करें वो नैरेटिव सेट हो कि हाँ ये बात तो जच रही है तुम्हारी और इसीलिए हम आपके साथ में जाएंगे। ये बात ही तो जचाना राजनीति है। लेकिन हम जितने भी लोग अभी यहां बैठे हैं उसमें हम सभी जानते हैं कि एक सेकंड और लेना चाहूंगा। राहुल गांधी के कार्यशैली में कोई कमी नहीं है, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द जो उनके सिपा सलार हैं वो बहुत हल्का काम करवा देते हैं। ये भी बढ़िया बात है। बीजेपी के नेता आलोक वत्स जी चिंता कर रहे हैं राहुल गांधी की और उनके इर्द गिर्द की। ये भी ठीक चीजों को देखता है, हम बीजेपी की चीजों को देखता है। ये भी मजेदार है। यू आर इन पब्लिक डोमेन, यू आर ऑलवेज बीइंग सेंसर्ड। आप पब्लिक डोमेन में है तो आपकी सारी गतिविधियां सेंसर होती हैं। ठीक, तो उसमें अगर आप इस तरीके की हरकतें करा देते हैं, या कुछ किसी ने उनसे कहा इन योर नेक्स्ट स्पीच से नहीं, आपका एक इसमें गहरा गंभीर पॉइंट भी है कि एक जो अमृतांशु जी ने जो बात रखी थी ना, मुझे लगता है आप उसको और थोड़ा सा उसको मजबूती दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। और वो मजबूती ये है कि आप जानते हैं कि हम कांग्रेस को एक स्ट्रगल करते देखते हैं, हम जानते हैं कि कांग्रेस प्रयास करती है, लेकिन प्रयास बड़े रैंडम है, बहुत तेजी से है, त्वरित एक्शन है। हमको ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, चलो बोलना चाहिए, हम एक पॉलिसी। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ये एक चुनौती है। राजेश जी से इस पर बात करूंगा, लेकिन हम सभी जानते हैं, मैं यही कह रहा था जब आलोक जी बोल रहे थे कि संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के देश के सबसे अच्छे जानकारों में से एक हैं और वो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। बातचीत की शुरुआत और विषय आज जो है हम जानते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की बातचीत हुई है, उसके आधार पर शुरू हुआ था। संजीव जी, विपक्ष के सवालों से शुरू करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने भारतीय विदेश नीति पर जितनी भी बातचीत हुई उसके बाद यह माना है कि हमारी विदेश नीति काफी मजबूत हुई है। लेकिन विपक्ष के सवाल यह हैं कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आकर इस पर कोई बात क्यों नहीं बोलते हैं। अभी जो एक स्टेटमेंट जयराम रमेश जी का चल रहा है वो ये है कि इधर विक्रम मिश्री जी जो कह रहे हैं और उधर अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली जो कुछ कहा जा रहा है उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो यह अमेरिका की हो सकता है पाकिस्तान परस्त एक आजकल नीति ईरान की वजह से चल रही हो, क्या मजबूरियां हैं और आप इस टसल को कैसे देखते हैं कि अमेरिका का दबाव है नहीं है, दोस्ती है नहीं है, ये क्या है कंफ्यूजन? देखिए, भारत का उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ट्रंप को वही बोलना चाहिए जो मोदी बोले, मोदी जी ने। अब वो बोलते हैं कि नहीं है, वो देखिए घटनाक्रम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो उस पर जो स्टैंड है बहुत ही कंसिस्टेंट है, लाउड है, क्लियर है। और भारत ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था, डे वन से कहा था कि ये जो पहलगाम का आतंकी हमला है इसको भारत रिस्पॉन्ड करेगा। और भारत ने ये जो आतंकवाद के प्रति आज का जो नया भारत है उसकी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसके तहत बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने के लिए हम संकल्पबद्ध थे और वो कार्रवाई हमने करके दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर में एक मिलिट्री एक्शन तो लिया ही है, डिप्लोमेटिक एक्शन भी लिया। सिंधु जल समझौता जो है हमने अबेंस में डाल करके एक बहुत बड़ा आर्थिक एक्शन भी लिया है और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए हमने कैंपेन भी चलाया और अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भी भेजा। तो ये भारत का जो आतंकवाद के प्रति जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है, उस बात को भारत ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमें ये कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता था और ये भारत का पूरा राइट था कि इस तरह की कार्रवाई हमको करनी थी और जो हमने करके दिखाई है। दूसरी बात,
भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं, और इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता न भारत को पहले कभी स्वीकार रही है, न आज है और न आगे कभी होगी। ये बात भी अमेरिका को भारत ने बहुत ही दो टूक तरीके से स्पष्ट रूप से बता दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने बयानों के लिए, अपने बड़बोलेपन के लिए, अपने कैजुअल रिमार्क्स के लिए और अपनी जो क्रेडिट टेकिंग सेल्फ सेंट्रिक जो उनका अप्रोच है उसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन भारत ने जाहिर है कि उनके किसी भी ऐसे विचारों की वजह से भ्रम ना कोई फैले। और आज के बयान के बाद तो देश के अंदर भी अगर किसी के अंदर अभी भी थोड़ा कुछ भ्रम है कि कोई मध्यस्थता हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो वो सारी बातें अब बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी सीधी ये सारी बातें कही हैं और उनको दो टूक शब्दों में ये बता दिया है कि ऐसा भारत कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगा और इस तरीके की बातें करना उसका कोई आशय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जो पहलगाम के बाद और भारत और पाकिस्तान के हाल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो भी एक सीज फायर हुआ है, वो जाहिर है कि डीजीएमओ के डायरेक्ट बातचीत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात। अच्छा, ये तथ्य तो हमारे सामने आए। थोड़ा सा वर्तमान जो चर्चा चल रही है, संजीव जी मैं चाहूंगा इस पर भी आपकी एक टिप्पणी, फिर मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करता हूं कि ये भी तो देखिए कि अगर हम ये बोलें कि सब कमाल है, सब कमाल है, बीजेपी ने धमाल कर दिया, बीजेपी ने नाको चने चबवा दिए हैं पाकिस्तान को, अमेरिका भी जो है वो घबराया हुआ है, ये सब हम बताते रहेंगे तो विपक्ष क्या करेगा बेचारा? उसको तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। विपक्ष ये चुपचाप सुनता रहे और इसी में नारा लगाने लगे कि हाँ बीजेपी ने सब बढ़िया कर दिया है और अब देश जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया है, अब कोई और बात नहीं। तो विपक्ष की भूमिका को भी तो देखिए आप, उनको सवाल तो उठाने पड़ेंगे। नहीं, देखिए मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, एक सलाहकारी जो बात मैं कहूंगा कि जो विदेश नीति, रक्षा नीति जैसे सेंसिटिव संवेदनशील विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति के से ऊपर उठ करके विचार किए जाने वाले विषय हैं। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी जिसने कि अपने अनेक सदस्यों को उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भेजा था, वो भी, और हमने ये भी देखा था कुछ सकारात्मक बयान भी कांग्रेस की तरफ से आए थे कि जब ये घटना हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो ये सारी बातें बड़ी सकारात्मक हैं और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर इतना बड़ा कायराना हमला, पहलगाम जैसा हमला जो किया गया, वो पूरे भारत की आत्मा पर किया गया हमला था, पूरे भारत के सांप्रदायिक सौहार्द पर किया गया हमला था। और आतंकियों ने जिस तरीके से उस मुल्ला मुनीर की जो तकरीर के आधार पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया, ये भारत में सांप्रदायिक सर, मैं समझ गया। कुल मिलाकर कुछ मुद्दे होते हैं जिनको आंतरिक राजनीति से दूर रखना चाहिए, कुछ मुद्दे होते हैं। जी अमृतांशु जी। मैं बिल्कुल श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है भारत में जो राजनीतिक के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है और ये एक सरकारी और अफसरों का एक हवा बनाया हुआ है कि फॉरेन अफेयर्स जो है भारत के लोगों के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। डिफेंस सुरक्षा का मुद्दा अफसरों के हाथ में रहना चाहिए। ये एकदम बेबुनियादी बातें हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो टाइम टू टाइम इसको क्लियर करना चाह रहे हैं संजीव जी। अगर अमृतांशु जी फिर उस पर आप पॉइंट रखें, कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं संजीव जी। हाँ, देखिए ये कहना कि जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा के जो विषय हैं उस पर राजनीति होनी चाहिए, कोई भी राजनीति से परे नहीं है। जाहिर है कि इस तरीके की जो अगर बातें की जाएंगी, इस तरीके के नैरेटिव्स को अगर गढ़ा जाएगा तो फिर देश में जो एकता की जो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो फॉल्स नैरेटिव प्रोपेगेंडा पूरे विश्व में चाहता है कि भारत ही विभाजित है, भारत के अंदर ही एकता नहीं है, भारत के अंदर ही लोग टकराव कर रहे हैं, ये सारे जो पॉइंट्स पाकिस्तान को मिलेंगे और पाकिस्तान इसका दुष्प्रचार करेगा और इस तरीके के स्टेटमेंट पाकिस्तान के चैनल्स पे हमने देखे भी है। भारत के अनेक ऐसे बयानों को पाकिस्तान के चैनलों ने अपने पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया है कि किस तरीके से भारत के अंदर ही एक विभाजन है। आज एकता की आवश्यकता है, आज संगठन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति करके आपको क्या हासिल होगा ये बताइए जरा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जब भारतीय डिजिटल मीडिया में मैंने अमृतांशु जी खुद भारत में देखा कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी मीडिया, जी संजीव जी एक मिनट, आपने जो बात कही उसका एक छोटा सा उदाहरण, संजीव जी एक छोटा सा उदाहरण,
अमृतांशु जी, मैंने देखा भारत में बड़े चाव के साथ में पाकिस्तानी मीडिया में अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला गया या पाकिस्तान के किसी पत्रकार ने कुछ बोला तो उसको बड़े चाव से भारत में खूब प्रचारित किया गया और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का भाव आया कि देखो पाकिस्तान की हकीकत, सच्चाई ये है। यही हमारे यहां होता है कि हमारे यहां की वो बाइट्स या जो हमारे यहां पर इस तरह की बहस होती है या विपक्ष के नेता जो कुछ बोलते हैं उसको पाकिस्तान लेता है और वहां बड़े चाव से इसको देखा जाता है। कुल मिलाकर एक मोराल की बात होती है कि अगर आप एक बड़े मकसद से, दुश्मन देश जब होता है तो पूरा देश एक है, उसमें क्या विपक्ष और क्या पक्ष, ये इसलिए इससे बचने की बात शायद संजीव जी कह रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं। देखिए, एक बात मैं प्रवीण जी और कहना चाहता हूं कि ये जो विदेश नीति और रक्षा नीति के जो विषय है, ऐसा नहीं एक एक करके अमृतांशु जी, एक बार बात खत्म हो जाए फिर पूरी बात आपकी सुनते हैं। जी, रक्षा नीति और विदेश नीति के विषय आम जन के बीच में डिस्कस होते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो टीवी चैनल्स देखते हैं, जो गली मोहल्लों में बैठ करके बातें करते हैं, क्या उनको आप रोक सकते हैं? क्या कोई सरकार रोक सकती है? कोई ब्यूरोक्रेसी रोक सकती है? भारत की भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो जन संवाद को रोक सके। इंटरेस्टिंग है ये विषय बहुत बड़ा होता जा रहा है। मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि इसमें अब यही तो सवाल था जो राजेश कोटियन साहब ने शुरुआत में उठाया कि किसका ट्रस्ट करें, किसका ट्रस्ट ना करें, कि जो खबरें आ रही हैं जिन पर चर्चा हो रही है उन पर हम सवाल क्यों ना उठाएं। लेकिन अमृतांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोले अपनी बात को, ताकि फिर मैं आलोक जी और राजेश जी के पास भी जाऊं। ये सरकार अच्छी तरीके से जानती थी कि वो युद्ध वाली स्थिति में जा रही है। ये सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि इमरजेंसी क्लॉज वो अप्लाई कर सकती थी, लोगों का फ्री स्पीच सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन जान समझते हुए भी ये सरकार ने आंख खोल करके उन ऑप्शंस को नहीं एक्सरसाइज किया जिस तरह से इंदिरा गांधी ने किया था। और ये जानते हुए भी उस पे अगर ये दलील दी जाए कि चर्चा राजनीतिक ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। और ऑपोजिशन जो भी बातें कह रहा है वो कहने का उन्हें अधिकार है। हालांकि असलियत तो ये है कि उनके पास जगह ही नहीं बचा है कोई भी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट का। ये आपने मैं जिस पॉइंट पर जाना चाहता था, धन्यवाद, उस पर लेकर आए संजीव जी। और आपके स्टैंड यही रहेंगे, मैं समझ गया। मैं अगले आधे घंटे तक आपसे बात करता रहूंगा, आप दोनों के पास पर्याप्त तथ्य होंगे और अपना अपना पक्ष मजबूत करने के लिए बातें होंगी। लेकिन राजेश जी, एक बात है, चलिए ठीक है, ये भी है, ये तो होता रहेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, संजीव जी क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है। आप लोगों को जो मुद्दा उठाना है वो आप उठाएंगे, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष को पूरी आजादी है कि वो बड़े से बड़ा मुद्दा उठाए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाए, पाकिस्तान में अगर वो चल भी रहा है तो भी उठाए, उस पर कुछ नहीं होना है। लेकिन क्या आप आंतरिक मुद्दों को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे कि रोजगार, बेरोजगारी की, क्या ये अप्रभावी हो गए हैं और आपको ऐसे मुद्दों के लिए जाना पड़ रहा है जो मुद्दे शायद जमीनी मुद्दे नहीं है, जिससे सचमुच आम आदमी का सरोकार ना हो? हम तो पूरे लास्ट इलेक्शन पे वही दो चीज पे हमने कंसंट्रेट किया था, अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ के हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे और फिर अलाउंस दे रहे थे। ये तो अभी 2 महीने की बात है जब से पहलवान हुआ है, पहलगाम हुआ है, कि हम नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू पे आया है। नहीं तो हमारी तो कहना यही थी कि हम, ये सरकार नॉर्मल चीजों के, मतलब इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं दे रहे, महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे जोर नहीं दे रही है। और ये चीज हमने माना था। और हमारी जब नीति भी बनी थी 2024 के इलेक्शन में, महालक्ष्मी योजना बनी थी कि हर लेडी को 1 लाख रुपया साल में मिले, हर एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ये मिले, स्टाइपेंड मिले। तो ये सारी हमारी नीतियां शायद फिर बीजेपी ने भी कॉपी कर लिया और जगह पे भी, जो हमने इधर में की थी, कर्नाटक में और दिल्ली पे, और नहीं कर पाए, वो बात की बात है। बोले तो सही, मोदी जी बोलते बोले आज भी, पहले इलेक्शन में 2500। राजेश जी, क्रोएशिया की तस्वीरें भी चल रही है अभी, ये लाइव तस्वीरें हैं जब आप बोल रहे हैं ना राजेश जी, जब आप बोल रहे हैं तो क्रोएशिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, यहां भी स्वागत हो रहा है। अच्छा तो लगता होगा, देश का प्रधानमंत्री, साइप्रस में सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है, G7 में बुलाया जा रहा है, क्रोएशिया में देखिए आप, वहां पर भी हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से भाव बिना स्वागत किया जाता है। तो अच्छा तो लगता होगा कि देखिए देश के प्रधानमंत्री का गौरव कितना बढ़ रहा है, देश का गौरव कितना बढ़ रहा है जब प्रधानमंत्री का सम्मान होता है। तो ये है कि मोदी नॉमिक्स इज टोटली फेलियर इन फॉरेन पॉलिसी। आज की तारीख में तुम्हारे साथ है कौन फॉरेन?
इंडिया ये पाकिस्तान पूरी war में, दुनिया ना नेपाल G7 भी, का मंच बड़े था। बड़े तो छोड़ो, नेपाल और G7 बांग्लादेश का तो मंच नहीं था, है। बुलाया गया। वहाँ भैया पे आपको तो खुश होना अमेरिका चाहिए। वाला हमारा किल्ली उड़ा रहा है, तो क्या हुआ हमारे G7 पास? दुनिया के आज जो अगर ताकतवर, आप- पहले तो आप- यही हुआ अगर करते आप- थे, अब आपको आजकल हो गए पता है, क्वाड हो, जो जनरल क्वाड माइकल हो, कोरिया करके, G7 हो, माइकल G20 कोरिया, हो, कहाँ नहीं है भारत, कहाँ नहीं है, कहाँ ताकत नहीं है। वो क्या बोल रहा है? वो बोलता है पाकिस्तान एंटी टेररिज्म का परपेचुअल सपोर्टर है। होना ये चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए कि दे आर द, इंडिया क्या बोल रही है कि पाकिस्तान इज द परपेचुएटर ऑफ टेररिज्म। अब वहां का जो मेन जनरल कमांडर है माइकल कुरिया, वो बोल रहा है कि नहीं, वो हमारे काउंटर टेररिस्ट में। अब ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की अरे कितनी सर, बड़ी ये तो हो गई failure ना है। राजेश जी आज बात शुरुआत में। हमारा अभी अमेरिका का रुझान president पाकिस्तान की तरफ कुछ मोदी खास को हक वजहों से करने के है, बदले में ये तो हम सब चला जानते गया हैं। है अमेरिका आर्थिक अपना हित नीति के देखता है, बदले। अमेरिका लक्ष्मण बिजनेस में अपना राव हित के देखता है, साथ सामरिक दृष्टिकोण से अभी अपना हित देखता इससे है। बड़ा कौन सा failure अमेरिका हमारा हमारे ऐसा पता ऐसा नहीं भी क्लोज क्या अलाइड है कि है। हमारी रोजी रोटी उससे अगर चल रही है। अमेरिका का ठीक है, president आलोक जी बड़ी मोदी देर से को बोले गले नहीं है। आलोक जी लगाने के काफी बदले चर्चा में के विषय जाके बहुत सारे आ आर्मी गए के साथ हैं। मैं निकल मुझे पड़ेगा। एक बहुत तो दिलचस्प ये बिंदु लगा। राजेश मुझे जी, ये राजेश जी foreign एक policy मिनट, समझ में एक नहीं एक आई करके आप क्लोजिंग हमारी। कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आलोक जी, आप लोगों ने सचमुच में अभी एक ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे ही कुछ होता है, या जो राजेश जी भी कह रहे थे कि आप लोग उसको अटेम्प्ट बड़ी तेजी से करते हैं। अब यही तस्वीरें हैं जो क्रोएशिया की तस्वीरें चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं, भव्य स्वागत है, साइप्रस की यात्रा और G7 की सफल यात्रा है। यानी कुल मिलाकर माहौल ऐसा बना देंगे कि देश तो एकदम बवाल विश्वगुरु बन गया है। तो विपक्ष को कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे विपक्ष? तिवारी जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा और अमृतांशु जी ने भी कहा कि पब्लिक आइज में जो नैरेटिव सेट कर लेता है वो गोल मार देता है। नैरेटिव सेट करने में भी तो राजेश भाई भी लगे हुए हैं, पर इनकी नैरेटिव सेट नहीं हो पाती है। हम नैरेटिव सेट कर लेते हैं तो हम आगे हर निकल एक जाते चीज हैं। का एक टाइम बड़ा लगता है सिंपल, ना। आप हमारे दोस्त हो, आपको भी 67 अर्थमेटिक लगे है। थे। हम तो देश इनको हुए भी थे मैं कहूंगा कि 1947 हमसे में, कुछ पहली सीख बार ले आप कि जीते कैसे थे अर्थमेटिक सेट 77 होता में। है। हर चीज का पहले टाइम तो लगता है, तो लगेगा पहले हमारा। तो विदाउट ए स्कैम कोई इश्यू नहीं। सरकार वो चलाने का 2000 पहले सीखें। नहीं 2000 में भी इंडिया कितने शाइनिंग था, बोले हम आएंगे नहीं, हम 10 साल विदाउट के लिए स्कैम आए। सरकार, सुनिए उनके वर्ड भी है। ऐसा ना हो कि बोलने में कुछ चूक जाए आप। विदाउट स्कैम सरकार चला रहा है। $382 अरब का घोटाला कांग्रेस के रेजिम में हुआ है, टोटल घोटाले में। और यहाँ पर 1 रुपए का मैंने घोटाला आपको नहीं है। तभी बोला वॉशिंग ये पाउडर सबसे बड़ा निर्माण में अगर नैरेटिव पब्लिक में ये सेट किया हमने। और जो आज देश में, विश्व में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है और जितने सर्वोच्च पुरस्कार उनको विदेशों में मिले हैं, शायद अभी तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री को वैसी लोकप्रियता और वैसी श्रेष्ठता और वैसा प्रभाव नहीं दे सका है। आप और 10 ये साल में उनके प्रधानमंत्री जो मोदी फॉरेन का टूर के खर्चे सम्मान नहीं देखेंगे है। ना, और पहले के पीएम के, ये तो सम्मान आपको पता मैं लगेगा वो जानता हूँ कहाँ राजेश जी। है। अब भारत का है। ये जो बोल भारत रहे हैं के यही आप बोलने 140 लगेंगे तो फिर करोड़ कांग्रेस कैसे रहेगी? कांग्रेस को तो नहीं, अपना काम करना भारत पड़ेगा के ना भाई। जय 140 करोड़ जय जय लोगों का मोदी आप भी सम्मान है। करने लगेंगे तो कैसे ये काम चलेगा? वो तो आपकी मजबूरी नहीं, समझते हैं हम। पुरानी कहावत है, गांव में लोग कहते हैं मरे सिपाही हार जमादार का। अरे भाई, अगर आपका जो कप्तान है उसी को ना माला पहनाया जाएगा। कि राजेश जी को वहां से कोई थोड़ी आएगा माला पहनाने। जब नरेंद्र मोदी ने माला पहन लिया, उच्च शिखर सम्मान प्राप्त कर लिया, तो हमने भी कर लिया। ये है भारत की गरिमा और भारत की श्रेष्ठता। लेकिन वसुधैव मेरी कुटुंबकम की बात एक करते हैं, दरख्वास्त है जहाँ आपसे, विश्व मोदी जी के अशांति की बात मोदी जी करता को है, जरूर पहुंचा देना। जहाँ विश्व लड़ाई की बात करता है। आर्मी की क्रेडिट ना ले, यूनिफॉर्म पहन के नहीं, आर्मी का क्रेडिट तो आर्मी के उनके पास जो मंत्री है। आर्मी का के क्रेडिट तो इंचार्ज आर्मी के हैं, पास। उनको तो हाँ बात संजीव जी, करना आपने सुना, अभी जिस सबको आदमी सुना। ने देश को अब मैं क्योंकि लेके आया है, अंत उसमें जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश का आपके डेप्यूटी जो सीएम है, पर जरा उनका एक ये जो पहुंचा ये देना जो कि आर्मी जा किसी की प्राइम मिनिस्टर की नतमस्तक नहीं होती। एक एक करके कर्नल जोड़ेगा, अमृतांशु जी क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे जरा सुना जिस दीजिए। आर्मी ने आपको ये विजय दिलवाया है, देश जी जो और कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव सेट करना चाहती है कि लीडरशिप आर्मी के कार्रवाई का वो ना ले, श्रेय ना ले, ये सरासर गलत है।
डिसीजन। नहीं, वो तो इस पर और- काफी बात हुई अमृतांशु जी। जो सत्ता में होते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है, सत्ताधारी वो वही इंदिरा गांधी जी के बारे में जिक्र करते हैं, इतनी तारीफें करते हैं, उसका श्रेय तो इंदिरा गांधी जी को देते हैं, इधर श्रेय देने में दिक्कत है। वो एक छोड़िए, लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन संजीव जी, एक बात सही है कि विपक्ष को विपक्ष का काम करना है। वो भी अगर जय जयकार करने लगेंगे और तारीफें करने लगेंगे तो विपक्ष कहां बचेगा? तो वो तो विरोध की बात करेंगे। एक बात मैं कहूंगा, राजेश जी कह रहे थे कि भारत के साथ कौन खड़ा है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप तो भारत के साथ खड़े हैं ना, आपकी पार्टी तो भारत के हम तो साथ खड़ी सबसे पहले हैं। ये अगर है ये लाख टके की बात है, जब से है, ये लाख टके की बात है। गौरव को हाथ हुआ है। आज हमने इतना चिल्ला करके 37 डेज के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन सेक्रेटरी के थ्रू करवाया है, हम 37 डेज से प्राइम मिनिस्टर, शायद ऊपर वाला नहीं, ये बढ़िया बात बोली है संजीव जी ने। चलते चलते राजेश जी ध्यान रखिएगा इसको कि कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, ट्रंप खड़े हो ना खड़े हो, कांग्रेस तो खड़ी है ना देश के साथ में। हम तो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ये तो और आजादी हमने दिलवाई थी, तब तो हमारे बीजेपी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपका धन्यवाद। अमृतांशु जी आपका धन्यवाद। आलोक जी आपका धन्यवाद। राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में इतना ही।